देखो पिछले क्लास में हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ चुके थे, ठीक है ना। पिछले क्लास हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ चुके। अब हम लोग चैप्टर 1 के लास्ट पेज में पहुंच चुके हैं। चैप्टर 1 के लास्ट पेज, जिसमें चैप्टर का नाम क्या, टॉपिक का नाम दो, यूनान में राष्ट्रवाद। यूनान में राष्ट्रवाद। देखो कहा जाता है कि यूनान, सुनो ध्यान से, यूनान प्राचीन काल से ही शिक्षा, विज्ञान, ज्योतिष, भौगोलिक, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स यानी गणित, सारे क्षेत्रों में विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे विकसित था। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि चाहे तो भूगोल के पिता पढ़ो, इतिहास के पिता पढ़ो, राजनीतिक शास्त्र का पिता पढ़ो, सब के सब देखोगा कि जन्मदाता उसका कहाँ थे, यूनानी रहते थे। पढ़ा होगा ना, यूनान में ही उनका जन्म हुआ था। परंतु जब यूनान का राजधानी था कुस्तुनतुनिया। यूनान का राजधानी था कहाँ, कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया था। कहा जाता है कि जब सुनो ध्यान से, जब कुस्तुनतुनिया का विनाश हो जाता है, यानी कुस्तुनतुनिया का विनाश हो जाता है, तब इसी यूनान के बगल में देखो, यहाँ ये यूनान देश था और इसी के नीचे में देखेगा तो एक देश है जिसका नाम है तुर्की। एक देश है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की इस पर अधिकार कर लेता है। तुर्की क्या करता है, इस पर, यूनान पर अधिकार कर लेता है। यानी तुर्की अब यहाँ आकर के बैठ जाता है। तुर्की यहाँ आकर के बैठ जाता है। कहा जाता है, सुनो, फ्रांस का एकीकरण हम लोग पढ़े थे ना, फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे। तब फ्रांस का एक सम्राट था जिसका नाम था नेपोलियन। फ्रांस का सम्राट के क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। बताया था ना नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट। सुनो, जब यूनान पर तुर्की ने आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है, तब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने तुर्की के यूनान को स्वतंत्र करने के लिए, यूनान को एकीकरण करने के लिए प्रथम प्रयास करता है नेपोलियन बोनापार्ट। परंतु जब 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बताए होंगे, वियना सम्मेलन। इस वियना सम्मेलन में कहा जाता है कि तुर्की ने जो यूनान पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में लिया है, वो तर्क संगत है, यानी सही किया। ये कहाँ का, वियना कन्वेंशन में कहा गया था। नेपोलियन बोनापार्ट तो चाहता था कि यूनान तुर्की से स्वतंत्र हो जाए, जैसे हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे ना, ठीक उसी प्रकार से नेपोलियन चाहता था कि ये यूनान तुर्की से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। परंतु नेपोलियन बोनापार्ट को इसमें सफलता नहीं मिलता। बेचारा 1415 में ही उसको तुर्की से निर्वासित कर दिया जाता है और 1815 के वियना कन्वेंशन में इस बात को सहमति दे दिया जाता है कि तुर्की ने जो यूनान पर आक्रमण करके उसे हथियाया है वो सही है। अब चूंकि
चूंकि पूरे यूरोप में देखेगा कि इस समय उथल पुथल मचा हुआ था। तुर्की भी एकीकरण चाह रहा था, जर्मनी भी एकीकरण चाह रहा था, इटली भी एकीकरण चाह रहा था। यानी इस समय पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद, सुनो, इस समय पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। यानी प्रत्येक देश में वहाँ की जनता अपने देश के हितों के बारे में सोच रही थी। जैसे हम सब अपने हित के बारे में सोचते हैं ना, कि हम फिसल नहीं जाए चलते चलते, गिर नहीं जाए चलते चलते, हम अपने लिए सोच रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से यूनान की जनता अपने देश के लिए सोच रही थी। यूनान पर इस समय कौन अधिकार जमा करके बैठा हुआ था? तुर्की जमा करके बैठा हुआ। तब यूनान की जनता इस समय यूनान को आज़ादी दिलाने के लिए वहाँ राष्ट्रवाद अपने चरम पर पहुंच गई थी, चरम पर। अब इसी यूनान को तुर्की से स्वतंत्र करने के लिए एक वहीं के नागरिक एक संस्था बनाते हैं, जिसका नाम था हिटेरियन फिलाइक। इस संस्था का निर्माण किस लिए करवाया जाता है? देखो, एक संस्था बनाता है हिटेरियन फिलाइक। ये संस्था इसलिए बनाया गया था ताकि तुर्की को यूनान से खदेड़ करके बाहर किया जाए। जैसे भारत ने अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर किया था, ठीक उसी प्रकार से यूनान का प्रत्येक नागरिक चाहता था कि मेरे देश से तुर्की बाहर निकल जाए और हमको क्या मिल जाए? स्वतंत्रता मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। परंतु तुर्की उस समय हिटेरियन फिलाइक सभा के सारे सदस्यों का कत्लेआम करा दिया। कत्लेआम मतलब मार दिया। तब यह संस्था अपने आप क्या हो गई? समाप्त हो गई। यानी कहना ये चाहते हैं कि हिटेरियन फिलाइक सभा संस्था को यूनान की स्वतंत्रता में सफलता नहीं मिली। परंतु इस संस्था को तो सफलता नहीं मिली, परंतु अभी भी यूनान में जो राष्ट्रवाद था उसकी आग बुझी नहीं थी। राष्ट्रवाद की आग अभी भी क्या हो रही थी? धधक रही थी, जल रही थी। जैसे तुम लोग को अगर किसी से लड़ाई हो जाता है तो उसको फिर से पीटने के लिए तुम्हारे दिल में आग धधकते रहता है ना, कि जिस दिन वो मिलेगा उस दिन उसको चटनी बना देंगे। ठीक उसी प्रकार से हिटेरियन फिलाइक को तो सफलता नहीं मिली, परंतु अभी भी यूनान के जनता में राष्ट्रवाद की आग जल रही थी। अब चल रहे थे। इसी समय क्या हुआ कि इसी के बगल में एक देश है जिसका नाम है ब्रिटेन। सुना होगा नाम, ब्रिटेन का नाम सुना होगा। ब्रिटेन के एक कवि थे जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के बोलो या इंग्लैंड के बोलो, जिसका नाम था क्या? लॉर्ड बायरन। देखो, लॉर्ड बायरन क्या था? लॉर्ड बायरन कौन थे? कि थे तो ब्रिटेन के, थे तो कहाँ के? ब्रिटेन के, परंतु ब्रिटेन के होते हुए भी ये यूनान के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये क्या था? लेखक थे। अपने लेखन के माध्यम से यूनान में राष्ट्रवाद को जन्म दे रहे थे। यानी इनका कहना था कि यूनान के जनता सुनो, तुम्हारे ऊपर तुर्की ने अत्याचार कर रहा है। जैसे ही लॉर्ड बायरन ने अपने लेटर में ये बात लिखा कि तुर्की की जनता तुम पर अत्याचार कर रहे, वैसे ही तुर्की का सेना भड़क गया और लॉर्ड बायरन को बीच बाजार में सिर कटवा दिया। इनका
तो देखो पहले हितेरियन फिलाइट सभा को समाप्त कर दिया और फिर किसको समाप्त कर दिया, लॉर्ड बायरन को भी समाप्त कर दिया। लॉर्ड बायरन भी यहाँ से क्या हो गए, मर गए। परंतु लॉर्ड बायरन के मर जाने के बावजूद भी यूनान में जो राष्ट्रवाद की आग थी वो बुझी नहीं, वो आग और तेज हो गई। यानी देखो कहा फिजिक्स में वो नियम पढ़ा होगा कि जिसको जितना दबाओगे उतना ही भड़क जाएगा। तो पहले हितेरियन फिलाई को समाप्त किया, तब और आग भड़का, फिर एक व्यक्ति की हत्या करवा दिया, फिर आग और भड़क गया। इसके बाद देखो, इसके बाद यूनान के आज़ादी, यूनान को स्वतंत्रता देने के लिए 1821 ईस्वी में, कब, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति था। अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति था, अलेक्जेंडर। सुनो, अलेक्जेंडर नाम का एक व्यक्ति था, इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। जब लॉर्ड बायरन, सुनो ध्यान से, जब लॉर्ड बायरन मर जाता है, हत्या करवा दिया जाता है, तब यूनान को आज़ादी दिलाने का जो अगला योजना बनाता है वो कौन बनाता है, 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी बनाता है। अलेक्जेंडर चिपसिलांटी बनाता है। इसी समय देखो, इसी समय रूस में जार निकोलस राजा बन जाता है। जार निकोलस, रूस का राजा कौन था, रूस का राजा था जार निकोलस। कहा जाता है कि यूनान की आज़ादी में यूनान स्वयं लड़ रहा था। इसके अलावा ब्रिटेन चाहता था कि यूनान आज़ाद हो जाए, ये रूस चाहता था कि ब्रिटेन आज़ाद हो जाए, फ्रांस चाहता था कि ब्रिटेन आज़ाद हो जाए। तब यूनान को आज़ादी दिलाने में 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन बुलाया जाता। देखो 1821 के बाद 1827, यहाँ ध्यान से देखो, 1827 में लंदन सम्मेलन क्या होता है, लंदन सम्मेलन। इस लंदन सम्मेलन में दो देश, इस लंदन सम्मेलन में देखेगा कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, कौन सा, इंग्लैंड प्लस फ्रांस प्लस रूस तीनों ने मिल करके यूनान के आज़ादी की बात कहता है। ये तीनों मिलकर क्या बोला कि हम चाहते हैं कि यूनान तुर्की के दास्ता से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, तुर्की की दास्ता से मुक्त हो जाए, तुर्की की दास्ता से आज़ाद हो जाए। यानी यूनान की आज़ादी की बात करता है, यूनान की आज़ादी की बात करता है। परंतु इस समय होता क्या है कि तुर्की ये बोल देता है, तीनों देशों को ये आश्वासन देता है कि हम कुछ ही वर्ष में यूनान को आज़ाद कर देंगे, परंतु जैसे ही बाबू ये सम्मेलन समाप्त होता है, तुर्की अपनी बात से मुकर जाता है। जैसे तुम लोग भी करती है ना कि वादा करके मुकर जाता है, वादा करके कोई मुकर जाता, ठीक उसी प्रकार से तुर्की भी तीनों देशों से वादा किया कि हम यूनान को आज़ाद कर देंगे, परंतु अपनी बात से क्या हो गया, मुकर जाता, आज़ादी नहीं देता है।
आज़ादी क्या करता है, नहीं देता। इसके बाद देखो जब 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 तुर्की आज़ादी नहीं देता यूनान को, तो तीनों देशों को आ जाता है गुस्सा। बोलता है ना, बोलता है कि मुंह पर तो मीठा मीठा बात बोला था, हाँ मुंह में तो मीठा मीठा बात बोला था, और जैसे ही हम गेट से बाहर में निकले और तुम्हारा चाल ढाल बदल गया। तो तीनों देश मिल करके क्या करता है ना कि 1829 में फिर सम्मेलन बुलाता है। फिर 2 साल के बाद तुर्की क्या बोला था कि सर जाइए आप गेट से बाहर निकलिए और हम यूनान को क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। लेकिन आज़ादी नहीं देता। उसके बाद 2 साल तक बेचारा तीनों ने मिलकर के इंतजार किया। इंतजार का फल मीठा होता है, देखते हैं मीठा होता है कि खट्टा होता है। लेकिन 2 साल तक इंतजार किया और 2 साल में आज़ादी नहीं दिया। उसके बाद तीनों को आ गया क्या, गुस्सा। उसके बाद 1829 में फिर से एक सम्मेलन बुलाता है जिसका नाम था एड्रियानोपिल की संधि। एड्रियानोपिल की संधि। इस संधि में क्या होता है बाबू, इस संधि में क्या होता है कि ब्रिटेन तुर्की पर सैनिक दबाव डालने की बात करता है। बोलता है ब्रिटेन कि पिछले बार तो बोला था भाई कि हम कुछ साल में इसको आज़ादी दे देंगे, लेकिन 2 साल के इंतजार के बाद भी तुम आज़ादी नहीं दिया है, इसीलिए अब कुछ साल में आज़ादी दो, तुरंत ही इसको आज़ादी दो, नहीं तो हम सैनिक कार्रवाई कर देंगे। सैनिक कार्रवाई करने का मतलब क्या हुआ कि अपनी सेना के माध्यम से तुम्हारी सेना पर हम अटैक करवा देंगे। अब जैसे ही ब्रिटेन रूस ये बात तुर्की से बोलता है, तुर्की हो गया भयभीत, अपनी हाथ खड़ा कर दे, नहीं तू अंडरस्टैंड, तू नहीं ऐसा नहीं करिए, सेना का सहारा मत लीजिए, अब जाइए जब हम कुछ ही सालों में तुर्की को क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। और अंतिम रूप से 1929 के 3 साल के बाद कहे तो 1832 में तुर्की क्या करता है, तो यूनान को आज़ादी दे देता है। यूनान क्या हो गया, आज़ाद हो गया। इस प्रकार से यूनान में राष्ट्रवाद यहाँ से फड़कता है, और कब तक, लगभग 15-20 साल तक के बाद यूनान तुर्की के दास्ता से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यही यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन था। हाँ, ये इसके बाद ये चैप्टर अब समाप्त हो गया है, यही लास्ट पढ़ाना था। अब इसको बारे में लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए।